रसगुल्ला, अरे वाह। सुमित्रा जाट, राठौड़ भाई शाह, रेणुका सिनी, मुकेश, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लास में। 5 बज गए हैं। आइए, राजस्थानी जी आ गए हैं। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषय जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मेरे मित्रों, वीडियो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरा करंट अफेयर्स आपको साथ साथ में रिवाइज करवाया जा रहा है और आपके एग्जाम से ठीक 5-6 दिन पहले आपको पूरा दोबारा करा दिया जाएगा। यानी करंट अफेयर्स का रिवीजन आपका 2 बार हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। तो आप लोग लगातार जो है वो क्लासें देखते रहें, उनको रिवाइज करते रहें, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा इनसे हो। तो परीक्षा से पहले दोबारा भी हो जाएगा और इन क्लासेस के साथ साथ मैं करंट अफेयर्स के शुरुआत के 10 सवाल इसलिए लेता हूं ताकि आपकी रिदम नहीं टूटे। बाद में जो है वो करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन साथ साथ कर रहे हैं और परीक्षा से पहले आपको दोबारा ये सब पढ़ा दिया जाएगा। आपको 7 दिन पहले परीक्षा से लगातार हम लोग इस प्रकार की क्लासेस चलाएंगे करंट अफेयर्स की। तो चलिए सर जी, मेरा नाम ले लो, V2, ठीक है, आपका नाम भी ले लिया, संदीप यादव। चलिए जरा दोस्तों बातचीत की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि लौटकर फूलों में वापस नहीं आती है खुशबू। अपना जो मूल रूप है, आपका जो चारित्रिक गुण है, उसको हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना, क्योंकि लौटकर कभी भी वापस नहीं आती है खुशबू फूलों की तरफ। एक बार जिस फूल की खुशबू चली गई, उसके बाद वापस उसकी ओर खुशबू आती नहीं है। इसके बाद ही लिखा है कि पंखी काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। अगर आपको लंबा उड़ना है, ऊंचा उड़ना है, आपको अपनी जो ऊंचाइयां हैं उनको प्राप्त करना है, तो आपके पंखों को मजबूत करना होगा, आपके इरादों को मजबूत करना होगा, आपके जो हौसले हैं उनको भी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो आप लोगों को अपने हौसलों पर भरोसा रखना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। चलिए मित्रों, आज की बातचीत 9/6/2022 के करंट अफेयर्स की हम लोग बातचीत की शुरुआत करें। सर एलडीसी के लिए, हाँ जी, एलडीसी में भी आएगा करंट अफेयर्स, उसके लिए भी ये सब जरूरी है। चलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक सवाल से, जो देखिएगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो पैराशूटिंग विश्व कप से रिलेटेड है। पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स SH1 में स्वर्ण पदक हाल ही में किसने जीता है? तो ये कल की बड़ी घटना थी, आप लोगों को मालूम होगा। फ्रांस में खेली गई इस प्रतियोगिता में, कहां पर? फ्रांस में खेली गई इस प्रतियोगिता में जो है वो भारतीय खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक के लिए, किसके लिए? पेरिस ओलंपिक के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है। पेरिस ओलंपिक का टिकट जो है वो पक्का कर लिया है, टिकट पक्का कर लिया। वो खिलाड़ी कौन है? पहली बात आपको ध्यान रखना है, 10 मीटर एयर राइफल्स है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में इस प्रकार के बहुत हार्ड सवाल भी पूछे जा रहे हैं। यहां SH1 ध्यान रखना है। इसमें हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, और हाल ही में किसने जीता है? तो राही सरनोबत ने, अंजुम मुदगिल ने, अवनी लेखरा ने, अनुराज सिंह ने। तो आप सब लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से, ये जो है वो, हाँ जी, हाँ V2 जी, एलडीसी के लिए भी काम आएगा, सब एग्जाम के लिए काम आएगा ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं। राही सरनोबत नहीं है, अंजुम मुदगिल आप लोगों को अभी 2-3 दिन पहले बताया था, जो ISSF विश्व कप है उसमें इन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन आपका सही आंसर जो है वो अवनी लेखरा है आज इस सवाल का। यानी SH1 10 मीटर एयर राइफल्स जो प्रतियोगिता कहां खेली गई है? फ्रांस में खेली गई, और पेरिस ओलंपिक में अपना टिकट पक्का करने वाली कौन है? अवनी लेखरा है। अवनी लेखरा का संबंध कहां से है? जयपुर से है भैया। क्या है? जयपुर से है। और सीधा ही सवाल आया है पीछे एक भर्ती परीक्षा में वीडियो में, तो किस खेल से संबंधित है? तो सीधा आपको जवाब देना है, शूटिंग से संबंधित है। और ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक जो खेल हुए, पैरा ओलंपिक, उस पैरा ओलंपिक में कितने पदक इन्होंने जीते हैं? तो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जो है वो इन्होंने प्राप्त किए हैं। प्लस एक बात और ध्यान रखिएगा, एक इनका स्वर्ण पदक है और एक इनका क्या है भैया? कांस्य पदक है। एक इनका क्या है? कांस्य पदक है। पैरा ओलंपिक में 2 पदक इन्होंने जीते हैं, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है।
प्लस इसके साथ साथ राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियों को क्या करो, पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो अभियान है इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो वो भी बनाया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले, ये सवाल इस बार राजस्थान की किसी भी एग्जाम में पूछा जाए आएगा निश्चित तौर पर। पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो पुरस्कार दिए गए थे उनमें राजस्थान के व्यक्तियों को पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं, 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार मिले और राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण से नहीं नवाजा गया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अवनी लेखरा को पद्मश्री से नवाजा गया है और किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, खेल क्षेत्र में, खेल क्षेत्र जो है उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल को आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहां लिखा है मैंने, पद्मश्री दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पैरा ओलंपिक में 2 पदक, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक इन्होंने जीता है। प्लस अभी हाल ही में फ्रांस में खेली गई इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है उसके लिए अपना टिकट पक्का किया। जयपुर से इनका संबंध है, खेल इनका शूटिंग है। और इस बार जो 10 मीटर एयर राइफल SH1 जो है वो जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वो यहाँ गड़बड़ करता है। SH1 की जगह SH10, SH6 ऐसे सवाल जो है वो पीछे SIA और RAS के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अवनी लेखरा इस सवाल का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, उस खिलाड़ी का भी नाम बताना है। महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है कि भाई अब हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो नहीं खेलने वाले हैं, ऐसे खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। इनका संबंध जो है वो राजस्थान के जोधपुर से, ये भी बता देते हैं आपको, जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। राजस्थान के कहां पर भैया, जोधपुर में इनका जन्म हुआ और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। तो क्या मिताली राज होगा, स्मृति मंधाना होगा, झूलन गोस्वामी होगा या हरमनप्रीत कौर होगा? तो ध्यान रखिएगा, मिताली राज जो है इन्होंने क्या कर दिया है, अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये महिला क्रिकेटर जो है इनका संबंध कहां से है, तो मारवाड़ की धरती जोधपुर से है। मारवाड़ की धरती कौन सी है भाई, मुख्यतः आजकल मारवाड़ जो वो जोधपुर कर सीमित, लेकिन जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा इलाका जो है, ये कुछ भाग इसका बीकानेर का, ये सब मारवाड़ के अंतर्गत आता था पहले तो, लेकिन अब जोधपुर तक सीमित है। तो जोधपुर में इनका जन्म हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है जन्म कहां पर हुआ, तो जन्म कहां हुआ इनका, जोधपुर में हुआ और लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही है मिताली राज। और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। यानी झूलन गोस्वामी है भारतीय क्रिकेट में गेंदबाज है, क्या है भैया, गेंदबाज जो है वो हैं। और स्मृति मंधाना बल्लेबाज है। हरमनप्रीत कौर जो है वो हरपन मोना खिलाड़ी यानी कि ऑलराउंडर है। तो महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की वो राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है और उनका सही जवाब क्या है, मिताली राज है, जो भारतीय क्रिकेट टीम में लंबे समय से खेल रही थी। आपसे यही पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, इनका संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान करिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने अभी हाल ही में संन्यास की, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, इस खिलाड़ी का जन्म स्थान कौन सा है, तो आपको राजस्थान का जोधपुर करना है। तो ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बाकी ज्यादा चीजें इनके संदर्भ में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ है, लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। यानी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, क्या है भैया, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, अमृत महोत्सव जो है, अमृत महोत्सव, इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही क्या किया गया है, ये किस अवसर पर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये सब कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी अवसर में एक श्रृंखला का एक कार्यक्रम है, उसी के दौरान लोकतंत्र के स्वर, यानी भारत में लोकतंत्र की नींव कितनी गहरी है, इसको लेकर के लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक जो है, उस ये इसी लोकतंत्र के स्वर का क्या है,
इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इस नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, आपको यह बताना है। धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, ए व बी दोनों, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है ए व बी दोनों। धर्मेंद्र प्रधान हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। क्या है भैया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो है वो कौन से मंत्री हैं, तो अनुराग ठाकुर जो है युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। युवा एवं खेल मंत्रालय जो है, खेल मंत्रालय, उसके मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस इसके अलावा इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के पास है। और इन्होंने ही हाल ही में जो है वो हरियाणा के पंचकुला जो है, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उनका उद्घाटन किया है, जो कि इसका चौथा संस्करण खेला जा रहा है, जिसका जो शुभंकर है वो धाकड़ है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा जो और गेम्स है उनको भी देश में बढ़ावा मिले, इसके लिए पोडियम स्कीम जैसी अनेक प्रकार की स्कीम जो है वो देश भर में चल रही है। तो इन दोनों के नेतृत्व में अभी हाल ही में लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक नामक की एक पुस्तक जो है इसका क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। और यह कार्यक्रम जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव यानी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस अवसर पर क्या किया गया, आयोजित किया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सब जानते हैं। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, नीति आयोग जो है, नीति आयोग, उस नीति आयोग जो है इसकी शासी परिषद जो है वो आप लोगों को मालूम होगी, प्रधानमंत्री इसके क्या है, पदेन अध्यक्ष हैं। पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन है, ये हमारे मोदी जी हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रख लियो। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है यहां पर हमारे सामने है, 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले की शुरुआत कहां से की जाएगी। देखिए जिस प्रकार ओलंपिक शुरू होता है उससे पहले जो है वो उसकी मशाल जो है वो विभिन्न देशों से होती हुई उस देश में पहुंचती है जहां उसकी मेजबानी की जानी है, यानी जो देश उसकी मेजबानी करता है। तो ठीक ओलंपिक की तरह ही अब क्या किया जाएगा, जो शतरंज का ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा उसकी मशाल भी ठीक उसी प्रकार जो है वो जलेगी और विभिन्न देशों से होती हुई उस देश पहुंचेगी जहां उसका आयोजन किया जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस बार नहीं, ये शुरुआत की गई है पहली बार ही कि 44वें शतरंज ओलंपियाड से लगातार हम मशाल जो है वो जलाते रहेंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल की शुरुआत कहां से की जाएगी, यानी पहली बार इस मशाल को शुरू किया जाएगा और कहां से शुरू किया जाएगा। और हर वर्ष जो है वो उसी देश से ये मशाल जो है वो जलेगी, बाद में विश्व भर के देशों से होती हुई यह मशाल उस देश पहुंचेगी जहां इसका आयोजन किया जाना है। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर आपको यह मालूम होना चाहिए शतरंज जो खेल है उस शतरंज खेल का जो मूल स्थान है, शतरंज खेल का मूल देश कौन सा है जहां से ये चर्चा में आया, उस देश का नाम क्या है, भारत है। यानी भारत ही शतरंज का क्या माना जाता है, बादशाह माना जाता है। तो भारत से प्रति वर्ष जो है वो जहां भी ये शतरंज ओलंपियाड आयोजित होगा उसकी मशाल जो है उसकी शुरुआत कहां से की जाएगी, भारत से की जाएगी। और भारत में इस बार इसकी जो शुरुआत है वो कौन करने वाले हैं, तो विश्वनाथ आनंद जो है, विश्वनाथ आनंद जो है, आनंद, ये क्या करने वाले हैं, इस मशाल का नेतृत्व करने वाले हैं। इसके बाद ये मशाल जो है वो विश्व के अनेक देशों में जाएगी, विश्व के जो महाद्वीप हैं उन प्रत्येक महाद्वीप के महत्वपूर्ण देशों से ये होती हुई गुजरेगी और अंत में ये कहां पहुंचेगी, तो मेजबान देश जो है, मेजबान देश पहुंचेगी, अंत में मेजबान देश पहुंचेगी। तो ये ध्यान रखना, हर बार ऐसा ही होगा, यानी हर बार अब ऐसा ही होगा। सबसे पहले शुरुआत इसकी भारत से होगी और उसके बाद अलग अलग देशों से होती हुई उस देश ये पहुंचेगी जहां पर इसका आयोजन होने वाला है। तो शतरंज जो है, इस शतरंज का जो प्रथम देश है वो कौन सा माना जाता है जहां इसकी उत्पत्ति हुई है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं उत्पत्ति देश जो है, उत्पत्ति देश शतरंज का कौन सा है, भारत है। और भारत से इस मशाल की शुरुआत की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, फ्रांस से नहीं और अमेरिका से भी नहीं। तो 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल अभी 2022 इनका आयोजन होने वाला है, तो इस मशाल को शुरू किया जाएगा। हाँ जी,
माइंड मास्टर जो पुस्तक है एकदम सही है, विश्वनाथ आनंद की है। माइंड मास्टर जो पुस्तक है, माइंड मास्टर जो है वो इन्हीं से संबंधित है। तो चलिए अब अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल जरा देखते हैं आपके सामने क्या आता है। तो चलिए मित्रों, अब बातचीत की शुरुआत आगे भी कर देते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। यहां पर है नेक्स्ट सवाल, विश्व महासागर दिवस 8 जून जो है उसको मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम आपको बताना है क्या है, इस वर्ष की इसकी थीम क्या है। तो यहां पर देखिए, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया, इस वर्ष की थीम क्या है। पहली बात तो यह ध्यान रखना, विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। अब महासागर जो है यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जलराशि जो है वो है, आप लोग ये बात जानते हैं। इसमें अगर बातचीत की जाए तो मुख्यतः आप लोग प्रशांत महासागर का नाम सुना होगा। प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो कैसी है। उसके बाद आपको अंटार्कटिका का नाम भी याद होगा शायद। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर, ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर। चलिए एक बात हम करते हैं, यहां पर प्रशांत महासागर जो है इसकी आकृति आपको पता होनी चाहिए, त्रिभुजाकार है, इसकी आकृति एस आकार की है। और इस हिंद महासागर की आकृति जो है वो अंग्रेजी के एम के आकार की है, ये ध्यान रखिएगा। मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान कहां पर है, तो वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत है, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। चलिए यहां पर एस आकृति और ये एम आकृति का महासागर कौन सा है, तो हिंद महासागर है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। इन्हीं महासागरों में बड़ी जलराशि जो है, लेकिन वो जल जो है वो पीने योग्य नहीं है, यानी काम में लिए जाने योग्य वो जल नहीं है। 8 जून को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस, ताकि महासागरों को भी जो प्रदूषित करने की श्रृंखला लगातार चल रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार के संसाधनों के माध्यम से हो, उसके खिलाफ भी क्या किया जा सके, लोगों को जानकार किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, इसके लिए यह शुरुआत की गई है। तो इस बार 2022 की इसकी थीम जो है वो ये है, पुनरुद्धार, महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। महासागर के लिए क्या है, सामूहिक कार्यवाही। ये वर्ष 2022 यानी इस वर्ष का मतलब 2022 जो है इसकी थीम पुनरुद्धार, महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई हमें करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर है, यहां थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं, अटलांटिक, ठीक है, यहां पर अटलांटिक, चलिए यहां पर है। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है महासागर और मानव नहीं है, महासागर और मानव नहीं है, ओनली वन अर्थ है। ओनली वन अर्थ का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, ओनली वन अर्थ जो है वो 5 जून जो पर्यावरण दिवस हमने मनाया, 5 जून को क्या किया, पर्यावरण दिवस मनाया, उसकी थीम है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस जो मनाया उसकी क्या है भैया, ये थीम है। तो 5 जून पर्यावरण दिवस की थीम आपके सामने है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही जो है वो इस बार 5 जून को तो मनाया गया, ओनली वन अर्थ पर्यावरण दिवस उसकी थीम है। और 8 जून को मनाया गया पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही, जो थीम है वो विश्व महासागर दिवस की है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए जी, सबको गुड मॉर्निंग। अगला सवाल जरा देखिए, आपके सामने है 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्ट प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। यानी आज है 9 जून, क्या है आज 9 जून, 9 जून को बायोटेक है, बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022, बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी, यानी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बेहतरीन प्रदर्शनी का आयोजन आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। अब आपको बताना है कि इस प्रगति मैदान में आयोजित होने वाली इस बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है, इन्होंने अभी हाल ही में आपको पता होगा विजिटर समिट जो है, विजिटर समिट जो है, विजिटर समिट 2022, इसका आयोजन कहां किया गया, तो राष्ट्रपति भवन में किया गया।
राष्ट्रपति भवन में इनकी मेजबानी में इस विजिटर समिट आयोजन 2022 में किया गया। और अभी रामनाथ कोविंद जो है वो अपने गृह राज्य जो है यूपी के दौरे पर जाकर आए हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अलग अलग स्थानों का इन्होंने क्या किया, दौरा किया। हाँ जी, पिंकी यादव जी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार जी। RJ49 यहां पर है। अमित शाह जी जो हैं वो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, गृह और सहकारिता मंत्रालय, वीडियो वाले ध्यान रख लेना। सहकारिता जो आंदोलन है वो उनके सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आज इस कार्यक्रम का क्या करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। यानी बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 जो है वो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले। धर्मेंद्र प्रधान हमारे क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और नई शिक्षा नीति जो है वो लागू होने के बाद देश भर में शिक्षा का स्तर किस प्रकार सुधार होगा, किस प्रकार जो है वो आगे बढ़ेगा देश। तो नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कब की है, तो 2020 आपको ध्यान रख लेना। हालांकि अभी तक भी उसको पूर्णतः क्या नहीं किया जा चुका है, लागू नहीं किया जा चुका है। कई राज्य जो हैं वो उसको अभी तक भी लागू नहीं कर पाए हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। हाँ जी भूपेंद्र जी, फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। आपको परीक्षा तक ये क्लास रोजाना देखनी है, हम रिवाइज भी करा रहे हैं और परीक्षा से पहले लगातार आपके लिए ये क्लास चलती रहेगी। तो परीक्षा तक आप लगातार देखते रहें तो आपको निश्चित तौर पर सारे सवाल मिलेंगे, ये मेरा भरोसा है और विश्वास भी है। बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 5 जून तक कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीतकर दूसरे स्थान पर बना रहा भारत, ये बताना है। देखिए भैया नाम ऐसा ही है, याद रखना है। बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 2 से लेकर के 5 जून में कहां किया गया, अलमाटी में किया गया। कहां पर भैया, अलमाटी। अलमाटी कहां पर है तो आप लोगों को पता होगा, ये कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान, यहां पर ये अलमाटी है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया गया, 2 से लेकर के 5 जून जो है, 2 से लेकर के 5 जून तक इसका आयोजन किया गया। अब जरा सुनिएगा बात क्या हुई। इसमें भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा पदक तालिका में। भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा, सेकंड स्थान रहा। भारत ने इसमें कुल जो है वो 12 पदक हासिल किए। भारत ने कुल इसमें 12 पदक हासिल किए, जिसमें से गोल्ड मेडल कितने रहे, सिल्वर कितने रहे और ब्रॉन्ज मेडल कितने रहे, ये हमें ध्यान रखना है। तो कुल 12 पदकों में से हमारे गोल्ड मेडल जो है वो मेरे मित्रों 5 गोल्ड मेडल हमने जीते इसमें, और इसके अंदर हमने 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते, और इसके अलावा एक जो है वो हमने क्या किया, इसमें सिल्वर मेडल जीता। तो मेरे हिसाब से 5 1 6 का आंकड़ा याद हो जाएगा आपको, 5 1 और क्या है 6 है। इसमें गोल्ड मेडल हमने जीता, इसमें सिल्वर मेडल जीता, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये हमारे मेडल का जो है वो सही आंकड़ा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित अभी हाल ही में बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 5 जून को हुआ, और अलमाटी में हुए इस प्रतियोगिता में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो भारत का दूसरा स्थान रहा। और भारत ने कुल जो है वो 12 पदक इसमें जीते, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल, 1 भारत ने इसमें रजत पदक और 6 इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारत ने हासिल किए हैं। तो ये सवाल आपकी इतनी ही जानकारी काम की है जो मैंने आपको बता दी है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाल ही में निम्न में से किसने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिन्स कंक्रीट रोड का निर्माण करके जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसी कौन सी इनमें से संस्था है जिसने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी जो है बिटुमिन्स कंक्रीट की रोड का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो बनाया है, उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो भारत की जो संस्था है जिसने अभी हाल ही में रिकॉर्ड 75 किलोमीटर की इस रोड का निर्माण किया है, वो भी किससे बनी हुई है, बिटुमिन्स कंक्रीट रोड का निर्माण जो है वो इन्होंने किया है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसमें इन्होंने अपना नाम कमाया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जो प्राधिकरण हमारा है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा ऐसा काम किया गया है।
सबका जवाब जो सी आ रहा है वो सबका गलत है, आप उसको सही कर लीजिए। ए व बी आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सही है। बीआरओ जो है वो क्या काम करता है, बॉर्डर के नजदीक रोड निर्माण का काम है। जितने भी बॉर्डर के नजदीक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, बीआरओ के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उसके द्वारा ऐसा किया गया है। यह किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है, इस राजमार्ग मंत्रालय के अधीन जो है वो संस्था आती है आपकी कौन सी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय आप लोगों का परिवहन जो प्राधिकरण है उसके अंतर्गत ऐसा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने अभी हाल ही में अपना जो है वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है और ये जो मंत्रालय है इसके मंत्री जो है वो नितिन गडकरी हैं। कौन है भैया, नितिन गडकरी जो है, गडकरी, ये इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 15 राष्ट्रीय जो परिवहन परियोजनाएं हैं उसका भी उद्घाटन किया। और ये कहां से आते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पर है नागपुर जो है, क्या है, नागपुर जो है, नागपुर महाराष्ट्र, यहां से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और देश में वर्तमान में हाईवे की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी बन रही है और धीरे धीरे इनमें सुधार भी किया जा रहा है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में लगातार जो है वो रोड निर्माण का काम और 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिन्स कंक्रीट रोड का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। बीआरओ क्या काम करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, चाहे वो चाइना के साथ है चाहे वो पाकिस्तान के साथ हमारी लगती है, तो उस सीमा के नजदीक रोड निर्माण का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, बीआरओ के द्वारा किया जाता है। यह रक्षा विभाग के अंतर्गत काम करता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये रक्षा मंत्रालय जो है उस रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है वो काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन। और रक्षा मंत्रालय के मंत्री जो है वो कौन है वर्तमान में, तो राजनाथ सिंह जी जो है, राजनाथ सिंह, ये जो है वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और ये कहां से आते हैं, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से, लखनऊ यूपी से ये आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। हाँ जी, क्लास कितने बजे शुरू होती है, क्लास ठीक सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। आप सब लोग 5 बजे पधारिए, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है, इसी क्लास में आपका अभिनंदन है। चलिए मित्रों, अगला सवाल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें भारत की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। हाल ही में कल आपको मैंने बताया था भारत में पत्रकारिता की स्थिति क्या है। भारत में पत्रकारिता का जो सूचकांक है, पत्रकारिता जो है उसको लेकर के जो कल मैंने आपको डाटा बताया था कि भारत इसमें जो प्रेस आजादी है उसके मामले में भारत 150 नंबर पर है भैया, 150वां स्थान भारत का है इसमें। लेकिन आज आपको जो आंकड़ा बताने जा रहा हूं कि पर्यावरण की स्थिति भारत में कैसी है, तो आप चौंक जाएंगे कि वाकई में ऐसा है क्या। दुनिया के तमाम देश भारत से अच्छे हैं, भारत में पर्यावरण के मामले में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, ठीक है। हाँ जी, तो ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो है वो 180 देशों को लेकर के जो है वो जारी किया गया। तो इसमें भारत जो है वो 180 नंबर पर ही आया है, यानी भारत देखो कितना टॉपर है, 180/180। भारत कितना इंटेलिजेंट है, पूरे में से पूरे नंबर भारत के आए हैं, तो 180 नंबर पर आया है। पहले में वही डेनमार्क है, ये देश जो है वो आपको पता ही होगा पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, ये हर जो इंडेक्स आता है उसमें पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। जैसे आपका डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ये सारे देश जो हैं वो हर इंडेक्स में अपना स्थान काबिज करते हैं। तो इसमें डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर रहा है। पहला फर्स्ट कौन है, तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क वो इसमें पहले स्थान पर रहा है। डेनमार्क में आपको पता होगा कील नहर का नाम अगर आपने सुना होगा, कील नहर, ये कील नहर जो है वो, और प्लस डेनमार्क जो है वो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, डेयरी उद्योग जो है, इस डेयरी उद्योग के लिए भी क्या है,
प्रसिद्ध है। ये कील नहर है जो है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ये आपका है डेनमार्क, और यहाँ पर ये जो है वो उत्तरी सागर है और ये बाल्टिक सागर है। ये क्या है आपका उत्तरी सागर है। इस उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है, ये वाली बाल्टिक सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर जो है इसको जोड़ने का ये काम करती है। तो यहाँ पर डेनमार्क का पहला स्थान है और भारत इसमें 180 में से 180 नंबर लाए हैं, यानी भारत की स्थिति इसमें इंटेलिजेंस के मामले में तो हो सकती है, लेकिन पर्यावरण के मामले में भारत की स्थिति बहुत खराब है और भारत इसमें 180 नंबर पर है। हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसमें जो है वो 177 नंबर पर है। और हमारा ही एक पड़ोसी देश है जिसकी चर्चा किए बिना हमारी सारी बातें अधूरी है, और वो है नापाक इरादों वाला क्या है, पाकिस्तान। उस पाकिस्तान की स्थिति भी हमसे क्या है, बेहतर है। तो 180 देशों को लेकर के पर्यावरण का जो डाटा जारी किया गया है, ठीक है, हाँ जी, तो यह सब जो है यहां पर 180 में से 180 यानी भारत की स्थिति सबसे ज्यादा क्या है, इसमें खराब है। बांग्लादेश 177 पर है और डेनमार्क आपका पाकिस्तान 176 पर है। और यहां पर पत्रकारिता में भारत की आजादी के मामले में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो आया था, उस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150 नंबर पर है। ये लिख देता हूं, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है उसके मामले में जो भारत की स्थिति है वो ये वाली है, और डेनमार्क इसमें पहले नंबर पर रहा है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में ये सारी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, यह आपको बताना है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और ऑथोरिटी के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश भर में राजस्थान का स्थान कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देखिए हमारे राजस्थान का खाना खाने योग्य है या नहीं है, देश में कहां का खाना सबसे ठीक है, शुद्ध है, ये सब आपको ध्यान रखना है। यहां देखो पहला स्थान जो है वो इस पूरे इंडेक्स के अंतर्गत तमिलनाडु का आया। किसका, तमिलनाडु जो है वो इसमें पहले नंबर पर आया है। और इसमें राजस्थान जो है वो 10वें नंबर पर है। राजस्थान कौन से पर है, 10वें नंबर पर है। राजस्थान का स्थान जो है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी के अनुसार जारी किए गए हाल ही के डाटा के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो राजस्थान है वो इसमें कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। तमिलनाडु इसमें कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है। बेरोजगारी के मामले की बात करें, बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ चुकी है, 22% के आसपास राजस्थान में पहुंच चुकी है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी दर जो है इसके मामले की अगर बातचीत करें तो राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। राजस्थान कौन से नंबर पर है भैया, राजस्थान सेकंड नंबर पर है। अगर सौर ऊर्जा उत्पादन की बातचीत की जाए, सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता, सौर ऊर्जा क्षमता की अगर बातचीत की जाए तो 10 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के साथ जो है वो देश में उत्पादन में भी और क्षमता के हिसाब से भी राजस्थान जो है वो क्या हो चुका है, फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। राजस्थान जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन हरियाणा इसमें बेरोजगारी में पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। और अभी हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। तो ये सब भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर बातचीत करते हैं अब और आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो करंट अफेयर्स के रिवीजन की हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई वीडियो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी बातें जो है वो आप लोग ध्यान रखें, चाहे वीडियो का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सब एग्जाम जो राजस्थान में होने वाले हैं ये सब आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, पहला सवाल आपके सामने जो है वो जरा सुनिएगा। भारत स्काउट गाइड का नेशनल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो राजस्थान से संबंधित है ये वाली खबर। किससे संबंधित है, राजस्थान से, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। भारत स्काउट गाइड का नेशनल कमिश्नर अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो राजस्थान से संबंध रखने वाले निर्मल पंवार को, जो कि राजस्थान के स्टेट कमिश्नर है। कहां के, राजस्थान स्काउट गाइड जो है, राजस्थान स्काउट गाइड, राजस्थान भारत स्काउट गाइड जो है, भारत स्काउट गाइड, इसके क्या है भैया, स्टेट कमिश्नर थे। और इन स्टेट कमिश्नर निर्मल पंवार साहब को भारत स्काउट गाइड का नेशनल कमिश्नर बना दिया गया है। एक बार फिर बोल रहा हूं, अच्छा सवाल है। नेशनल कमिश्नर अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो निर्मल पंवार को। निर्मल पंवार जो कि राजस्थान में क्या थे, स्टेट कमिश्नर थे।
उन स्टेट कमिश्नर साहब को अब क्या कर दिया गया है, नेशनल कमिश्नर बना दिया गया है। देखिए स्टेट कमिश्नर से नेशनल कमिश्नर इनको बनाया गया है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। भारत स्काउट गाइड का पहले राजस्थान में स्टेट कमिश्नर थे, अब इन्हें नेशनल कमिश्नर बना दिया गया भारत स्काउट गाइड का। अगला सवाल, भारत स्काउट गाइड का अंतरराष्ट्रीय कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। अब बात करें इंटरनेशनल कमिश्नर की, तो राजस्थान में मुख्य जो चीफ नेशनल कमिश्नर जो स्टेट कमिश्नर होते थे, देखो भैया ध्यान रखो, यहां पर लिखा हुआ है निर्मल पंवार जो है वो स्टेट कमिश्नर थे, और स्टेट चीफ कमिश्नर जो है वो निर्मल कुमार आर्य, आपने नाम सुना होगा। निरंजन कुमार आर्य हमारे पूर्व मुख्य सचिव जो थे और वर्तमान में जो है वो हमारे मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। इनको क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल कमिश्नर जो है वो बना दिया गया है। नेशनल कमिश्नर तो किसको, पंवार साहब को बनाया, और निरंजन कुमार आर्य जो स्टेट चीफ कमिश्नर होते थे राजस्थान स्काउट गाइड के, राजस्थान स्टेट जो है उसमें स्टेट चीफ कमिश्नर की भूमिका में थे निरंजन कुमार आर्य, इनको क्या कर दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय कमिश्नर बना दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय कमिश्नर जो है वो क्या कर दिया गया है, कमिश्नर बना दिया गया। तो मेरे हिसाब से दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर कवर कर देता हूं आपके सामने ये बात। देखिए जो निर्मल पंवार साहब हैं इनको क्या किया गया, निर्मल पंवार साहब को तो अभी स्टेट कमिश्नर से नेशनल कमिश्नर बनाया गया है, और हमारे जो निरंजन कुमार आर्य साहब हैं, इन निरंजन कुमार आर्य साहब को स्टेट चीफ कमिश्नर से इन्हें क्या कर दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय कमिश्नर बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला, 10 गीगावाट अभी अभी आपको बताया था कि 10 गीगावाट सौर क्षमता जो है, ठीक है, सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है, राजस्थान बन चुका है। 10 गीगावाट की सौर क्षमता जो है, इस सौर क्षमता को प्राप्त करने वाला राजस्थान देश का पहला जो है वो राज्य बन गया है। इसके बाद अगला है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन रही। तो ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा। क्या है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन रही। तो निखत जहरीन जो है, निखत जहरीन जो है वो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और इनका संबंध जो है वो भारत के तेलंगाना राज्य से, कहां से है, तेलंगाना जो राज्य है वहां से इनका क्या है, संबंध है, तेलंगाना से संबंधित है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता निखत जहरीन का संबंध, और इन्होंने इसको हासिल किया है। इससे पहले आपको पता होगा एमसी मेरी कॉम जो है, एमसी मेरी कॉम जो है, उन्होंने यह पदक हासिल किया था। तो 3-4 साल बाद हमें यह मुकाम हासिल करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता किसने, निखत जहरीन ने, और इनका संबंध कहां से है, तो तेलंगाना से, और तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है भैया, हैदराबाद है, और हैदराबाद से संबंधित कौन है, तो पीवी सिंधु का नाम आपने सुना होगा। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन के स्टार है, इनका संबंध भी कहां से है, हैदराबाद से है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है, यहां पर आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, थॉमस कप से रिलेटेड है। थॉमस कप 2022 जो है ये आपको देखना है। थॉमस कप 2022 के बारे में जरा देखिए क्या बातें हैं। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप 2022, इसकी विजेता जो है वो भारतीय पुरुष टीम रही। यहां ध्यान रखना, भारतीय जो पुरुष खिलाड़ियों की टीम है वो इसमें विजेता रही, और किसको हराकर, यह इंडोनेशिया को हराकर, और इसका आयोजन कहां किया गया, थाईलैंड में। अब तक 14 बार इंडोनेशिया इस कप को जीत चुका है। कितनी बार, 14 बार इंडोनेशिया इस कप को जीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने इसको हराया है, और भारत ने पहली बार इस पदक को हासिल किया है। पहली बार जो है वो भारत इस पदक को जीतने में सफल हुआ है। भारत इस कप को जीतने में सफल हुआ है, जीतने में सफल हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सफल हुआ है। पहली बार भारत इस कप को जीतने में सफल हुआ है, और किसको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर। इंडोनेशिया ने इसे कितनी बार जीता है, तो इंडोनेशिया जो है, इस इंडोनेशिया ने इसे 14 बार जो है वो जीता है। 14 बार इंडोनेशिया इस कप को क्या कर चुकी है, जीत चुकी है। अगला सवाल जरा देखिएगा, ठीक है, हाँ जी, यहां पर लिखा है उबेर कप। उबेर कप 2022 जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप
इसका भी आयोजन थाईलैंड में किया गया। देखिए थाईलैंड में ही दोनों का आयोजन किया गया और यह भी बैडमिंटन से संबंधित है। विजेता इसमें दक्षिणी कोरिया और उप विजेता इसमें चीन रहा। देखो इसमें फाइनल मुकाबला जो है वो किसके बीच में हुआ, थॉमस कप में भारत और इंडोनेशिया के बीच में, जिसमें भारत जो है वो विजेता रहा, इंडोनेशिया उप विजेता रहा। ठीक है, हाँ जी, करा दिया है केलू मेघवाल साहब। मिताली राज वाला सवाल हमने, विजेता जो है वो दक्षिणी कोरिया रहा। विजेता कौन रहा इसमें, दक्षिणी कोरिया, और किसको हराकर, चीन को हराकर इन्होंने यह पदक जीता। और उबेर कप का भी आयोजन कहां पर किया गया, तो थाईलैंड में ही, बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट जरा देखिएगा और पॉइंट्स क्या हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निश्चित तौर पर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला, मैं कहता हूं छप गया है, मान लो ये तो परीक्षाओं में सवाल, ठीक है, यह सवाल तो छप चुका है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है वो गीतांजलि श्री ने जीता है, और डेजी रॉकवेल जो है इन्होंने इसका क्या किया है, अंग्रेजी अनुवाद किया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है, अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, अंग्रेजी अनुवाद इसका किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। कौन सी रचना है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, भारत की पहली किसी लेखिका को या लेखक को यह पुरस्कार मिला है, प्लस पहली ऐसी हिंदी की रचना है जिसके लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, यहां पर है, रचना है रेत समाधि, क्या है, रेत समाधि, और इसी का इंग्लिश वर्जन जो है वो टॉम्ब ऑफ सैंड है। इस टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है, और यह पहली बार है, क्या है, पहली बार है जब किसी भारतीय रचना के लिए यह पुरस्कार जो है वो मिला है, हिंदी रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और रेत समाधि जरूर ध्यान रखना। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सिंधिया रोसेनजेब, यहां पर है सिंधिया रोसेनजेब जो है, इनको पहल जो पुरस्कार है वो दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार। डॉक्टर सिंधिया रोसेनजेब जो है वो अमेरिका के रहने वाले हैं, और उनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। जी हाँ, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। तो अब जरा देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैं आपको और बता रहा हूं। यहां पर है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, यहां से भी सवाल बनने की पूरी संभावना है। पहला पॉइंट आपके सामने विनय कुमार जी, क्या है, विनय कुमार सक्सेना, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया, जरा आप लोग विचार करिए, आप लोग साथ साथ बताते भी चलिएगा। इसके बाद है डॉक्टर माणिक शाह, मैं नाम लिख रहा हूं, आप लोग फटाफट इनके जवाब दीजिएगा। इनको किस पद पर नियुक्त किया गया, माणिक शाह। इसके अलावा तीसरा नाम है निधि छब्बर, क्या है, निधि छब्बर जो है, इनको किस पद पर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा चौथा पॉइंट हमारा जो है वो विवेक कुमार है, क्या है, विवेक कुमार, इनको किस पद पर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, विवेक कुमार को। इसके बाद 5 नंबर हमारा है राजीव कुमार, क्या है भैया, राजीव कुमार जो है, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए पहले इतने बताइए, उसके बाद फिर आगे बात हम लोग करने वाले हैं। तो जरा देखिएगा, विनय कुमार सक्सेना साहब जो हैं, विनय कुमार सक्सेना, इनको उपराज्यपाल बनाया गया है दिल्ली का, उपराज्यपाल बनाया गया है, कहां का, तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है, दिल्ली के उपराज्यपाल का पद इन्हें दिया गया है। और किसके स्थान पर बनाया गया, तो अनिल बैजल के स्थान पर इनको यह नियुक्ति दी गई है, अनिल बैजल के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है, अनिल बैजल के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद है माणिक शाह जो है वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कहां के बनाए गए हैं, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और विप्लव कुमार देव जो थे उनके स्थान पर बनाया गया है, विप्लव देव जो है इनके स्थान पर, विप्लव कुमार देव लिख देता हूं, विप्लव कुमार देव जो है के स्थान पर किसको बनाया गया है, के स्थान पर जो है वो माणिक शाह को यहां पर नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बाद है निधि छबर,
निधि छबर जो है वो सीबीएसई की अध्यक्ष बनाई गई है। सीबीएसई जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको अपन कहते हैं, उस सीबीएसई का क्या किया गया, इन्हीं को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। विवेक कुमार जो है वो प्रधानमंत्री के निजी सचिव बनाए गए हैं। पीएम के निजी सचिव जो है, वो किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री का निजी सचिव जो है वो विवेक कुमार को अभी हाल ही में बनाया गया है। राजीव कुमार जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये रट्टा मार लेना चाहिए, ठीक है। यहां पर है राजीव कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त इनको बनाया गया है। आयुक्त किसके स्थान पर, सुशील कुमार के स्थान पर इनको बनाया गया है। किसके स्थान पर भैया, सुशील कुमार जो हैं, सुशील कुमार, उनके स्थान पर इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर इन्हें अपॉइंट किया गया है और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी आयु होने तक रहने वाला है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु रहने वाला है। और इसका उल्लेख जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है वो किया गया है। तो आप सब लोग ये सही जवाब दे पाए। दोबारा बोल देता हूं, विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल दिल्ली के बनाए गए, माणिक साहा त्रिपुरा के सीएम बनाए गए, निधि छबर सीबीएसई की अध्यक्ष, विवेक कुमार प्रधानमंत्री के निजी सचिव बनाए गए और राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो बनाए गए और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो बने हैं कौन, राजीव कुमार जी। चलिए इसके बाद एक बातें और कुछ थोड़ी सी देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2-3 पद और बताइए मुझे। संजीव बजाज नाम एक व्यक्ति का है, संजीव बजाज, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है, यह भी जरा बताने की कोशिश करिए। इसके बाद एक है मनोज पांडे, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद एक है मनोज सोनी, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है, मनोज सोनी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद है अजय कुमार सूद, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके बाद सुमन के बेरी जो है इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है, यह भी बता दीजिएगा। इसके अलावा विनय मोहन क्वात्रा, ये इतने व्यक्ति जो हैं इनको किस किस पद पर अपॉइंट किया गया। मैं बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उन सबको ही करा रहा हूं। सर जी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कराओ प्लीज, बसंत जी जरूर कराएंगे, आप धैर्य रखिए, सब काम हो जाएगा। परीक्षा से पहले आपको याद भी कराएंगे और आपको परीक्षा में जाने से पहले ही ये सब याद करा देंगे। संजीव बजाज जो है वो मेरे दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, उद्योग परिसंघ, उसके क्या किए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो जरूर ध्यान रखना संजीव बजाज है, जो भारत सरकार को विभिन्न प्रकार के उद्योगों को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर के जो है वो हमेशा क्या करते हैं, राय देने का काम करते हैं। इसके बाद है मनोज पांडे, थल सेना प्रमुख जो है, भारतीय सेना प्रमुख या थल सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख जो है, सेना प्रमुख किसको बनाया गया है, तो मनोज पांडे को बनाया गया। किसके स्थान पर, एमएन नरवाणे के स्थान पर, एमएम नरवाणे के स्थान पर जो है वो इनको क्या किया गया है, बनाया गया है। मनोज कुमार सोनी जो है वो कौन से पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो मनोज कुमार सोनी जो है वो यूपीएससी का नाम आपने सुना होगा, यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए, यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए। आर्टिकल 315 का नाम आपने सुना होगा, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 315। इस आर्टिकल 315 में यूपीएससी है, इसके अंतर्गत स्टेट पीएससी है और इसके अंतर्गत जॉइंट पीएससी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और जॉइंट पीएससी जो है यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग और आप लोगों का संघ लोक सेवा आयोग, इन दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और स्टेट पीएससी जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इन सब की नियुक्ति जो है वो मेरे दोस्तों राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद है अजय कुमार सूद।
अजय कुमार सूद जो है वो भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। क्या है? वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार हैं, केंद्रीय सलाहकार। भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद है। सुमन के बेरी के बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे। सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। नीति आयोग जो है उस नीति आयोग में क्या किया गया है? उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? तो आपको पता होगा अरविंद पनगड़िया। और उसके बाद राजीव कुमार के स्थान पर अब सुमन के बेरी को बनाया गया। इसके बाद है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है वो विदेश सचिव है। कौन है वर्तमान में? विदेश सचिव। विदेश सचिव की भूमिका में कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर विदेश सचिव किसको बनाया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा जो है इनको बनाया गया है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्तों, अंजू योगी जी सही कह रहे हैं, पीडीएफ जो है वो आपको रियल न्यूज पर सब लोगों को मिल जाएगी। अगर लिंक किसी के पास नहीं है तो वो भी आप लोग भेज दीजिएगा ताकि सब लोग वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लें। पूरी पैनल की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी वहां से। चलिए इसके बाद जरा बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। यहां पर एक दो पद और बच गए, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, रानिल विक्रम सिंघे का नाम आपने सुना होगा। रानिल विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे खूब चर्चा में रहे। विक्रम सिंघे ये श्रीलंका जो है, ठीक है, उस श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। पीएम कहाँ के बनाए गए हैं? तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका, यहाँ के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा एक भारतीय महिला जो है वो है कैप्टन, यहाँ पर कैप्टन अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक जो है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अभिलाषा बराक, इनका संबंध कहां से है? तो ये पंचकुला हरियाणा की रहने वाली है। कहां की है भैया? पंचकुला। ये पंचकुला कहां पड़ता है जी? पंचकुला पड़ता है आपका हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला से संबंधित है और ये देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर है। यानी देश की पहली भारतीय सेना में है, देश की पहली महिला कॉम्बैट क्या है? एविएटर है, एविएटर। ठीक है, देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर जो है वो सेना के साथ जो है वो वायु सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने वाली है। तो ये जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या है? पंचकुला हरियाणा से देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कैप्टन अभिलाषा बराक है, जो कि पंचकुला हरियाणा की रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप लोगों को एक नाम और याद रखना है, प्रियंका मोहिते। क्या है भैया? प्रियंका मोहिते का नाम, प्रियंका मोहिते। तो मैं कल की क्लास में पूरे पिछले 6-7 महीने में जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो कुछ आज कराई है और कल आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां सारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे आपको टॉपिक वाइज रोजाना जो है वो आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जा रहा है और परीक्षा से पहले वीडियो का एग्जाम अब सबसे पहले, उससे पहले पूरा करंट अफेयर्स 2 बार आपको करा दिया जाएगा। प्रियंका मोहिते जो है वो दुनिया की सबसे अधिक 5 चोटियां जो है, 5 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली महिला, 5 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। पहली महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते है। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है महाराष्ट्र से। कहां से है जी? महाराष्ट्र से इनका संबंध है। सतारा जगह जो है वो महाराष्ट्र में, सतारा का नाम तो खूब सुना होगा भारतीय इतिहास में भी आपने। सो सतारा महाराष्ट्र की रहने वाली प्रियंका मोहिते जो है वो 5 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली महिला बन चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका में जिस प्रकार के आर्थिक संकट बने उसके बाद जो है वो महिंद्रा राजपक्षे परिवार को वहां से सत्ता से दूर किया गया और यहाँ पर जो है वो इनको बनाया गया। ठीक है, यहां पर है कैप्टन अभिलाषा बराक, पंचकुला हरियाणा में देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर जो है वो इनको चुना गया। हाँ, प्रयोगशाला सहायक में भी आएगा, उसमें भी चिंता मत करो। राजस्थान का जो स्पेशल है, शनिवार की जो क्लास होगी मेरे मित्रों राजस्थान की होगी, उसमें इस महीने का 2-3 महीने का मैं कोशिश करूंगा कि पूरा राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको कवर करा दिया जाए। इसके बाद कल जो है, कल की क्लास जो सवाल मैंने कराए उसका फटाफट रिवीजन आपको करा देता हूं।
कल के करंट अफेयर्स के सवालों का फटाफट रिवीजन भी कर लीजिएगा जल्दी जल्दी आप सब लोग। यहां पर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भैया ये बताइए हमें कि हाल ही में पहली वायु राष्ट्रीय खेल नीति हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है। तो आपको पता होगा एयर स्पोर्ट्स जो पॉलिसी है वो अभी हाल ही में हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो हैं उनके द्वारा क्या की गई है, इस प्रकार की पॉलिसी जो है वो जारी की गई है। तो अभी हाल ही में हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा वायु राष्ट्रीय खेल नीति जो है उसको क्या किया गया है, जारी किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है, ये कहां पर किया है। तो नई दिल्ली में इन्होंने जनजातीय जो समुदाय है उनके अनुसंधान हेतु एक अनुसंधान संस्था का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण जो है वो किसके द्वारा किया गया। लोकार्पण है, ये लोकार्पण जो है वो किसके द्वारा किया गया। तो अब नितिन गडकरी जो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं इनके द्वारा इसका क्या किया गया है, अभी हाल ही में 15 राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो किया गया है। और इन्होंने जो है वो नेशनल अथॉरिटी जो है, ठीक है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अभी हाल ही में बनाया है। लगातार जो है वो 75 किलोमीटर की जो कंक्रीट की रोड है वो बनाकर जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया है। भारत में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का हाल ही में सफल परीक्षण किया और यह 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। 1000 किलो हथियार लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसका सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है उड़ीसा में वहां से किया गया अभी हाल ही में। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया। सॉरी, यहाँ पर 7 जून है क्योंकि 8 जून को तो आपको पता ही होगा कौन सा दिवस मनाया गया था। ये कौन सा सही होगा, इसमें 7 जून सही होगा। 7 जून जो है वो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। और 8 जून को कल आप लोगों ने क्या किया, महासागर जो है विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर जो दिवस है वो क्या किया था, मनाया था। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। चलिए अगला सवाल क्या है जरा देखो, यहां पर है, हाल ही में योग पखवाड़े का शुभारंभ जो किसके द्वारा किया गया। योग पखवाड़े का जो शुभारंभ है अभी हाल ही में हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। 21 जून को हम जल्दी क्या मनाने वाले हैं, विश्व योग दिवस मनाने वाले हैं। 5 जून से लेकर के 16 जून तक 2022 तक पूर्व संप्रीति युद्धाभ्यास जो है ये किस किस के बीच में आयोजित किया गया। तो भारत और किसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरे मित्रों, 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहां आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व है लद्दाख स्काउट्स के दल द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न देशों के यानी 16 देशों की अलग अलग जो सैन्य टुकड़ियां हैं वो इसमें भाग ले रही है। और भारत के लद्दाख स्काउट गाइड्स जो है जिसको यह उपलक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल है, भारत में रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर किस देश के साथ भारत ने अभी विजन स्टेटमेंट पर साइन किए हैं। तो इजराइल जो देश है उसके साथ विजन स्टेटमेंट पर भारत ने क्या किए हैं, साइन किए हैं। इजराइल के साथ भारत ने इस प्रकार के समझौते पर साइन किए हैं। अगला सवाल था, अंतरराष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी द नोट ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 11 देशों के स्थानों की जो सूची है उसमें भारत का एकमात्र स्थान शामिल किया है। और वो कौन सा है, तो राजस्थान का जो उदयपुर है, ये क्या है, राजस्थान का उदयपुर जो है जिसको हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, वह उदयपुर जो है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी द नोट जो है उसने 11 देशों के स्थानों में भारत का एकमात्र स्थान शामिल किया है और वो क्या है, राजस्थान का उदयपुर है। चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या है, रिवीजन के कुछ सवाल थे मैंने आपको दिए थे कि यूपीएससी में अभी हाल ही के जो ताजा परिणाम आए उनमें श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जिन्होंने टॉप किया है, अंकिता अग्रवाल बिहार से दूसरा स्थान और गामिनी सिंगला जो वो पंजाब से तीसरा स्थान। पहले टॉपर का नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है राजस्थान में प्रीतम कुमार जो है वो 9वीं रैंक के साथ सीकर जिले के नीमका थाना के रहने वाले हैं, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। रवि कुमार सिहाग हिंदी माध्यम से 18वीं रैंक हासिल की और गंगानगर जिले से संबंधित है। ये सवाल पीछे राजस्थान में आ चुका है इसलिए मैंने इस तरीके का सवाल बनाया है। सुनील कुमार धनवंता जयपुर के रहने वाले हैं और 22वीं रैंक हिंदी माध्यम में पहले से आईपीएस अफसर है। टाइम्स पत्रिका द्वारा विश्व के सर्वाधिक 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें एक है खुर्रम परवेज जो कि
जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार कार्य करता है। तीनों के नाम याद रखना, एसआई की परीक्षाओं में जितने 3 व्यक्ति थे इस सूची में शामिल होने वाले, उन तीनों में से पूछा गया इनमें कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। करुणानंदी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, उनको शामिल किया, और गौतम अडानी जो है वो उद्योगपति, इन 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 24 मई 2022 को जापान के टोक्यो में किया गया, जिसमें क्वाड के चारों देश जो हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इसमें भाग लिया। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चीन के द्वारा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित किया है। इसके बाद है प्रधानमंत्री की 3 यूरोपीय देशों की हाल ही में की गई यात्रा। एक तो यूरोपीय देश और इसके साथ साथ नेपाल की बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल की यात्रा की। इसके अलावा पिछले दिनों क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए टोक्यो जापान भी गए, तो ये सब भी ध्यान रखना है। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस गए, और भारत और नॉर्डिक देशों के शिखर सम्मेलन में इन्होंने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। इसके बाद अगला है नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला देश दक्षिणी कोरिया है। ठीक है, एशिया का पहला देश, एशिया का पहला देश कौन सा है, एशिया का पहला देश है जो इसमें शामिल हुआ है। पहला देश जो नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला है दक्षिण कोरिया। एशिया चुनाव प्राधिकरणों का संघ जो है उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया, भारत को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया, भारत को बनाया गया, और किस अवधि के लिए, 2022 से लेकर के 2024 तक जो है वो भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। चलिए मेरे मित्रों, अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया, उसमें जो है वो शीर्ष स्थान पर तो नॉर्वे रहा। शीर्ष स्थान पर कौन रहा, नॉर्वे रहा, और भारत का इसमें 180 देशों में से जो है वो मेरे मित्रों 150 नंबर पर स्थान आया, और पर्यावरण के मामले में भारत के पूरे में से पूरे नंबर है, और पिछले वर्ष 142वें स्थान पर था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ये जो रिवीजन आपका चल रहा है 3-3, 4-4 बार आपका परीक्षा तक रिवीजन हो जाएगा अगर आप विश्वास करके तैयारी करोगे तो। मेरे मित्रों, कल भी ये सारी चीजें बढ़ाई थी, आज वापस रिवाइज कर दी, कल फिर रिवाइज करेंगे, ऐसे परीक्षा तक 4 से 5 बार आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। तो आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी मेरे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने सभी मित्रों तक जो भी हमारी पुरानी क्लासेस देख रहे हैं उन सब तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी कहीं और न जाए और उन तक भी हमारी बातचीत जो है वो पहुंचती रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, कल वापस मिलेंगे इसी वादे के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। थैंक यू मित्रों।